हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। दोस्तों, आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम बात करने वाले हैं एक फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है टू प्रोवाइड माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटीज टू प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर्स। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि हम प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज यहां पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट जानने के बाद अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक ग्राफिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके की फीचर्स क्या है। सबसे पहला की फीचर क्या है कि जो अकाउंट्स इसमें ओपन हुए हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं। उसमें आपको कोई भी एक मिनिमम बैलेंस की रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 1 लाख तक का। 2018 के बाद, अगस्त 2018 के बाद जिनके भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अकाउंट्स खुले हैं उनके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 1 लाख की जगह 2 लाख तक का दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कवर है 30,000 रुपए का। जो बेनिफिशियरीज हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, चाहे वो कोविड के टाइम पे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हो, प्रधानमंत्री किसान योजना के हो, मनरेगा के हो, या विमेन बेनिफिशियरीज होते हैं, तो जो भी इस स्कीम के तहत डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसा जाना होता है तो वो अब इन्हीं अकाउंट्स में जाता है, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है अप टू ₹5,000। अब इसको भी बढ़ाकर इंक्रीज कर दिया गया। 5,000 की जगह अब 10,000 रुपीज तक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। जो भी उनका डिपॉजिट्स होंगे उस पे उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इजी ट्रांसफर ऑफ मनी अक्रॉस इंडिया, पेमेंट ट्रांसफर जो फैसिलिटी है वो अब आसानी से वो कर सकते हैं अपने इन अकाउंट्स के थ्रू। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट फॉर 6 months, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू बी परमिटेड। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तब मिलेगी जब 6 महीने तक आप सेटिस्फैक्टरी तरीके से अपने अकाउंट को चलाते हैं। तो ये सारे की फीचर्स हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों लाया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना को? प्रधानमंत्री जन धन योजना को लाया गया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो प्रोग्राम है ये किसके लिए है? इट इज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड पॉपुलेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब सिर्फ सेविंग अकाउंट से नहीं होता है, बल्कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाए, आपको इंश्योरेंस मिल जाए, आपको म्यूचुअल फंड्स जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी क्या है? ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जिनके पास मान लीजिए बेसिक सेविंग अकाउंट्स तो हैं बट उनके पास और सारी फैसिलिटीज नहीं है, जैसे उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है या फिर उनको इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होगी? वो अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन होगी। अनसर्व्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास एक बेसिक सेविंग अकाउंट भी नहीं है, तो उन तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाई गई थी। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक्सेस बढ़ाना है टू फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो करना है हमको एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे देना है और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करके देना है, सो दैट हमारी कॉस्ट जो है वो कम रहे।
ये स्कीम कब शुरू हुई थी? अगर 7 साल पूरे हुए हैं तो 2014 में स्टार्ट हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिक फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर आप बात करें इसकी अचीवमेंट की फीचर्स की, तो क्या की फीचर्स है? इसके 6 पिलर्स, एक एक करके 6 पिलर्स को देखते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज। तो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब क्या है कि पहले हम कहते थे कि हर हाउस होल्ड का एक अकाउंट होना चाहिए। पहले जो हमारी अप्रोच थी वो थी हाउस होल्ड अप्रोच, कि हर हाउस होल्ड में से एटलीस्ट एक मेंबर का जो है वो एक बेसिक सेविंग अकाउंट तो होना ही चाहिए। अब इस स्कीम के आने के बाद, जो ये स्कीम आई है, उसके बाद से हमारी अप्रोच पूरी तरह से चेंज होगी। अब हम हाउस होल्ड से कहां पे आ गए हैं? एवरी एडल्ट, हर एडल्ट मेंबर का एक एटलीस्ट बेसिक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, हर एडल्ट के पास एटलीस्ट एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेकेंडली, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे हमने देखा कि अब 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है अगर आप 6 मंथ्स तक सेटिस्फैक्टरली अपना अकाउंट चलाते हैं तो। फाइनेंशियल लिटरेसी, इसमें सिर्फ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज देना नहीं है, बल्कि उन फाइनेंशियल सर्विसेज को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है किसके? फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, कि आप रुपे कार्ड को कैसे यूज करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं। तो जो भी एक फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए कस्टमर को, उसके बारे में जानकारी देना भी, फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी को कोई वेपन दे दें बट उस वेपन का उस आदमी को यूज ही ना करना आता हो तो वेपन उसके लिए बेकार है। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी, गांव की रूरल एरियाज में जहां लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कैसे यूज करें अपने सेविंग अकाउंट्स को, जो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस की, म्यूचुअल फंड्स की, तो इन सब सर्विसेज का वो फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये भी उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्रेडिट गारंटी फंड, बैंक्स के अंदर जनरली एक कहना चाहिए एक सस्पिशन है, एक इनसिक्योरिटी है कि अगर हमने बहुत ही गरीब जो लोग हैं या रूरल एरियाज में जो लोग हैं, उनको अगर हमने फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, या डिफॉल्ट की जो चांसेस हैं, मान लीजिए वो क्रेडिट देते हैं तो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उनको एक सेंस ऑफ कुशन देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड एस्टेब्लिश किया है कि अगर कल के दिन को कोई भी खाता धारक, कोई भी डिपॉजिटर जिसने बैंक से लोन लिया है, अगर वो लोन नहीं चुका पाता, डिफॉल्ट करता है, तो उसकी भरपाई इस क्रेडिट गारंटी फंड से हो जाएगी। इंश्योरेंस फैसिलिटीज, जैसे मैंने बताया कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो इसके साथ प्रोवाइड करी जा रही हैं। लास्ट पिलर है कि पेंशन स्कीम होनी चाहिए, किसके लिए? जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ऑलरेडी क्या होता है कि हर किसी का ईपीएफ कटता है, जो सरकारी कर्मचारी है उनका एनपीएस होता है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, जिनके प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खाते खुले हैं, उनके लिए एक पेंशन स्कीम होनी चाहिए। तो ये कहना चाहिए की फीचर्स थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के। अब बात करते हैं कि अचीवमेंट्स की, इन पिछले 7 सालों में इसने क्या हासिल किया है। सबसे पहला अगर हम देखें तो बेसिक सेविंग जो अकाउंट्स थे, अब हम ये 2015 से 2021 के पीरियड की बात कर रहे हैं, जहां भी हम करेंगे 2015 में जहां करीब 18 करोड़ बेसिक सेविंग अकाउंट थे, वो अगस्त 2021 तक लगभग 43 करोड़ हो गए थे, मतलब दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। और इसमें से जो मेन बात है कि मोर देन 55% जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो किसके हैं? वो विमेन के हैं। तो विमेन का बहुत अच्छे से इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। अगर आप डिपॉजिट्स की बात करें तो बैंक्स के पास जो पैसा इंक्रीज हुआ, जो डिपॉजिट इंक्रीज हुए हैं, 2015 में 22,000 करोड़ रुपए थे, अब वो कितने हो गए? 1.46 लाख करोड़। तो देखिए कि कितने अच्छे से इसने रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया है। ये जो डिपॉजिट्स आते हैं बैंक के पास, इन्हीं से तो वो आगे लोन देते हैं,
इसी तरह तो रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लैंडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट्स को लैंडिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, जो डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं वही जो आगे चल करके वो लोन देते हैं डिफरेंट सेक्टर्स को। तो उनको जो रिसोर्सेज की जरूरत होती है उनको इंक्रीज किया इस प्रधानमंत्री जनधन योजना ने। ऑपरेटिव अकाउंट्स, आरबीआई के हिसाब से अगर कोई भी अकाउंट में 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जो कस्टमर कर रहा है, कंज्यूमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं होता है 2 साल तक, तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव कहलाया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने भी अकाउंट्स खुले हैं उसमें से 85.6% जो है वो ऑपरेटिव अकाउंट्स है। इसका मतलब जो भी कस्टमर्स हैं वो अपने अकाउंट्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जो रुपे कार्ड सरकार ने इशू किए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, उनका भी जो कहना चाहिए यूसेज है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जन धन दर्शक ऐप, इस ऐप को क्यों लाया गया है ये देखने के लिए, मैप करने के लिए उन विलेजेस को विच डू नॉट हैव अ बैंकिंग टच पॉइंट विद इन 5 किलोमीटर्स। अगर कोई भी ये स्कीम, ये जो ऐप है ये इसलिए लाई गई है ये देखने के लिए कि कहीं कोई गांव ऐसा तो नहीं है जहां पर कोई बैंकिंग टच पॉइंट ही नहीं है, मतलब कोई बैंक ब्रांच नहीं है या कोई बैंकिंग करस्पॉन्डेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है विद इन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। तो उन गांव तक कैसे पहुंचा जाए ये देखने के लिए इस ऐप को लाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना वीमेन अकाउंट होल्डर्स। तो जब कोविड के टाइम पे सरकार ये स्कीम लेकर के आई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो इसमें जो वीमेन अकाउंट होल्डर्स थे प्रधानमंत्री जनधन योजना को, तो उनको उनके खाते में डायरेक्टली मोर देन 31,000 करोड़ जो पैसा है इन प्रधानमंत्री जनधन योजना वीमेन अकाउंट होल्डर्स के पास गया है। तो अगर ये अकाउंट्स नहीं खुले होते प्रधानमंत्री जनधन योजना के, तो जो सरकार असिस्टेंस देना चाहती थी विमेन को, तो वो देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। स्मूथ डीबीटी ट्रांजैक्शन, मोर देन 5 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं जो डिफरेंट स्कीम्स के अंदर आते हैं जिनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होता है। तो अब देखिए कि बिना लीकेज के डायरेक्टली उन बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अचीवमेंट्स हैं। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बावजूद अगर देखें तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, बट चैलेंजेस देखने से पहले उसका इंपैक्ट देख लेते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है। जो अचीव किया है उसका इंपैक्ट समाज के ऊपर या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर क्या हुआ है। सबसे पहला जो हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है वो है इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो हम चाहते थे कि लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे, उसको हमने अचीव किया है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि आज मोर देन 80% एडल्ट्स, मतलब कि 15+ एज कैटेगरी के जो लोग हैं उसमें से 80% से ज्यादा लोगों के पास आज अपना बेसिक सेविंग अकाउंट है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या था कि पहले मान लीजिए कोई गरीब आदमी है तो उसको अगर क्रेडिट लेना होता था तो वो किसके पास जाता था, किसी मनी लेंडर के पास जाता था, अपने किसी रिश्तेदार के पास जाता था। उसको सेविंग करनी होती थी तो वो क्या करता था, अपने किसी घर की गुल्लक में रखता था जिसपे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। अब क्या हो गया है, अब उस फाइनेंशियल सिस्टम का फॉर्मलाइजेशन हो गया है। अब अगर उसको क्रेडिट चाहिए तो वो कहां जा सकता है, वो बैंक्स के पास जाएगा। उसको सेविंग्स करनी है तो वो डिपॉजिट कर सकता है, आज अपनी एफडी खुलवा सकता है। पैसे भेजने हैं उसको एक कोने से दूसरे कोने में, बिहार से कोई मुंबई में काम कर रहा है उसको घर अपने पैसा भेजना है तो वो रेमिटेंस जो है अपने किसी रिश्तेदार के हाथ नहीं बल्कि डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा था जो कि इनफॉर्मल था, अब उसको फॉर्मल बना दिया गया है, जहां पे अब जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फोरफ्रंट पर आ गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो अब बिना लीकेज के जो है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज हैं जो डिफरेंट स्कीम्स के अंदर फायदा लेते हैं, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्टली पैसा आता है। तो जो लीकेज था पहले वो अब खत्म हो गया है।
ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का इंपैक्ट है। तो चैलेंजेस की जैसे मैं बात कर रहा था कि इस अचीवमेंट्स के अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी, अभी भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जैसे हिली एरियाज के हो गए या ट्राइबल एरियाज के हो गए जहां पर अभी भी फिजिकल कनेक्टिविटी भी नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी तो आप छोड़ दीजिए कि ठीक से रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट फैसिलिटी होना, कंप्यूटराइजेशन होना। तो ये सारी फैसिलिटीज भी अब ऐसा नहीं है कि हर रूरल एरिया में अवेलेबल है। बहुत सारे हिली ट्राइबल एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी भी कनेक्टिविटी का इशू है। टेक्नोलॉजिकल इशू, ये टेक्नोलॉजिकल इशू कहां पे है? बैंक्स की साइड से, कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनकी क्या कनेक्टिविटी है। आए दिन ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं जी सर्वर डाउन चल रहा है, तो चला 2-2 घंटे तक लोग खड़े रहते हैं बैंक्स में, काम नहीं हो पाता है। उनके पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो ठीक नहीं है। तो ये सारे जो है अब जैसे अब जितने ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी है और प्राइवेसी है, ये भी बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक हेडेक बन गया है आज के टाइम पर, कि कैसे जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनका जो डेटा है उसको कैसे सिक्योर रखा जाए, उसको सेफ रखा जाए। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बैंक की साइड से हैं। प्रोसीजर नॉट क्लियर, अब इसमें अकाउंट ओपनिंग को बहुत सरल बनाया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए, अकाउंट खोलने क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कभी कभी जो बैंकिंग एम्प्लॉयज हैं वो इतने कॉर्डियल नहीं होते हैं, इतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं कि वो लोगों को समझा सकें कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है या ये कैसे अकाउंट ओपन होगा। वो कहना चाहिए कि उनके ऊपर वर्क प्रेशर या जो भी है वो इतने कॉर्डियल नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो बैंक जाने से डरते हैं या अपने अकाउंट ओपन ही नहीं करवाते, मतलब छोड़ो यार कौन झंझट में पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं आज भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के सामने हैं। अब इनसे कैसे निकला जाए, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है हमारे लिए? तो जो सबसे पहला काम है वो है माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना। आपने बेसिक सेविंग अकाउंट तो खोल दिए, अब फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आपको डीपन करना है तो डीपन करने के लिए आप इंश्योरेंस दीजिए। और इंश्योरेंस कैसा? माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस मतलब छोटे अमाउंट का, एक ऐसे लोगों को जिनके पास अभी तक कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है। तो आप जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये सारी स्कीम जो है आप उन तक पहुंचाइए, उन तक सेल आउट करिए, उनको बताइए कि इसके क्या फायदे हैं, आपको क्यों ये लेना चाहिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत सिक्योर हो जाएंगे। तो ये जो है ये बैंक्स को समझाना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को, जो भी जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं। सेकेंडली, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अब सरकार कहां जा रही है? कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। ये कैशलेस इकोनॉमी कब तक नहीं हो पाएगी? जब तक रूरल एरियाज में डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज नहीं होते। अगर रूरल एरियाज में डिजिटल ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देनी पड़ेगी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से करने से डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं उनका कोई पैसा कहीं और ना चला जाए या कोई हैक ना कर ले उनका अकाउंट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनको दूर करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो भी बिल्कुल सेफ है, बहुत ईजी है और सिक्योर है। और अपने एंड पे गवर्नमेंट को, बैंक्स को क्या करना होगा कि जो कनेक्टिविटी है, जो अकाउंट होल्डर्स की प्राइवेसी है, जो सिक्रेसी है और उनके अकाउंट्स की, वो मेंटेन रहे। तो अगर डिजिटल पेमेंट्स को वो अगर प्रमोट कर सकते हैं तो हमारा जो एम है टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी, वो हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सब था प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। दोस्तों, ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आप जो है इन लेक्चर को देखिए, जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।